हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 अभिव्यू की विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्न कराए थे। आशा है कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज जो प्रश्न डिफरेंट टाइप्स के रह गए हैं उन्हें हम आज कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज विविध जो प्रश्नावली है उसमें आपके जो हो गए थे प्रश्न 4 हो गया था, 5 भी हो गया था, आई थिंक 6 भी हो गया था। ठीक है, 6, 7, 8, 9 ये सेम है और मैंने कहा था कि आप कर लेना, कुछ नहीं है, बस नॉर्मली हो जाएंगे। 7 की तरह ही आपका जो है 9 है और 8 तो आप कर ही लेंगे, मैं करा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम आपके क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, रीडिंग करने से पहले रीडिंग करना है सबसे पहले ही। देखिए, इस टाइप का प्रश्न वैसे मैं आपको करा चुका हूँ एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, लैंग्वेज चेंज है, थोड़ा सा तरीका चेंज है, उसको समझिए आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक आप क्लियरली ये समझ नहीं पाएंगे कि इसमें करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इसमें कहा है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं X, Y तथा Z का उत्पादन करता है। निर्माता यानी बनाने वाला, कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी मजदूर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। पहली वस्तु मान लीजिए X दे रखा है इसमें, दूसरी वस्तु Y टाइप की है और तीसरी वस्तु Z टाइप की है। यानी 3 टाइप की वस्तुएं वो बनाता है। ठीक है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। फिर वो क्या करता है, इन तीनों वस्तुओं को बनाने के पश्चात इनको 2 प्रकार के बाजारों में वो सप्लाई करता है, बेचता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप का बाजार और सेकंड टाइप का बाजार, 2 टाइप के बाजार हैं, उनमें इन वस्तुओं को वो सप्लाई करता है। ठीक है, बेचता है, विक्रय करता है। तो वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। यानी वार्षिक बिक्री मतलब 1 साल में बेची गई वस्तु, यानी उसने बनाकर 1 साल में X प्रकार की वस्तु बेची इतनी, Y प्रकार की वस्तु बेची इतनी और Z प्रकार की वस्तु बेची इतनी। दोनों प्रकार के बाजारों में नीचे दे रखा है। क्या है देखिए, सबसे पहले लिखा है बाजार फर्स्ट। X टाइप की वस्तु बेची इसने 1 साल में 10,000, Y टाइप की बेची इसने 2,000 और Z टाइप की बेची इसने 18,000। किसमें, फर्स्ट प्रकार के बाजार में। और सेकंड प्रकार के बाजार में इसने 6,000 वस्तु X टाइप की, 20,000 वस्तु Y टाइप की और 8,000 वस्तु Z टाइप की बेची। ठीक है, तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या है देखिए, यदि X, Y तथा Z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य दे रखा है 2.5 रुपये, 1.5 रुपये तथा 1 रुपये हो, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय, प्रत्येक बाजार में यानी पहले बाजार में और दोनों बाजारों में अलग अलग कुल आय पूछी है हमसे, कुल रेवेन्यू। तो आप भी बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, और सेकंड वाला भी कुछ इसी टाइप से होगा। तो सबसे पहले देखिए, आइए जो चीज़ हमें दी गई है ना उसे लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, वार्षिक बिक्री, वस्तुओं की वार्षिक बिक्री हमको दे रखी है। क्या है देखिए, सबसे पहले देखिए बाजार, ये फर्स्ट प्रकार का बाजार है। ठीक है, और इसमें उत्पादन यानी बनाई गई वस्तु, उत्पादन एक तो X टाइप की है, एक Y टाइप की है, एक Z टाइप की। ये बुक में नहीं लिखा है, मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ। X टाइप की वस्तु पहले बाजार में बेची X प्रकार की वस्तु 10,000 वस्तुएं, यानी फर्स्ट बाजार में X प्रकार की वस्तुएं बेची 1 साल में 10,000। ठीक है, फर्स्ट बाजार में X प्रकार की वस्तुएं 1 साल में 10,000 उन्होंने विक्रय की। ठीक है, और Y टाइप की वस्तु फर्स्ट बाजार में 1 साल में बेची इन्होंने 2,000 और Z टाइप की बेची 18,000 वस्तुएं। ठीक है, और सेकंड प्रकार के बाजार में क्या किया, X टाइप की वस्तु बेची इन्होंने 1 साल में 6,000, Y टाइप की वस्तु इन्होंने बेची 20,000 और जेड टाइप की वस्तु इन्होंने बेची
8,000। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है। उसके बाद ए पॉइंट में क्या है, यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य यानी एक्स वस्तु, यानी इसमें ये कह रहा है कि जो एक्स बनाई गई वस्तु है ना, एक्स प्रकार की जो वस्तु बनाई है उसमें से एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना वो है आपका 2 रुपये, नहीं 2.5 रुपये। यानी एक्स प्रकार की वस्तुएं जो हैं उनमें से एक वस्तु का मूल्य है 2.5 रुपये विक्रय मूल्य, यानी एक वस्तु 2.5 रुपये की बेची जा रही है एक्स प्रकार की। और वाई प्रकार की एक वस्तु का मूल्य है विक्रय मूल्य 1.5 रुपये और जेड प्रकार की एक वस्तु का मूल्य है 1 रुपये। तो दोनों बाजारों में जब हमने इन वस्तुओं को बेचा तो पहले बाजार में कुल कितनी आय हुई और दूसरे बाजार में कुल कितनी आय हुई, ये हमको बताना है। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स प्रकार, एक्स वाई तथा जेड प्रकार की वस्तु का विक्रय मूल्य, एक्स की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य बराबर 2.50 रुपीज़। सही है। y की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य बराबर 1.50 रुपये और z प्रकार की इकाई का विक्रय मूल्य बराबर आपको दे रखा है 1.00 रुपये, यानी 1 रुपया। ठीक है। तो पहले में ये पूछा है कि जब इन वस्तुओं को हम फर्स्ट बाजार और सेकंड बाजार में सेल करेंगे तो दोनों बाजारों में कुल कितना रेवेन्यू प्राप्त होगा, कुल कितनी आय प्राप्त होगी। ठीक है, आप भी बीजगणित की सहायता से हमको बताना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है एक बार फिर समझा देता हूँ मैं कि एक मान लीजिए एक कंपनी है, मैं अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है, वो 3 प्रकार की वस्तुएं बनाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की वस्तुएं वो बनाती है। पहले प्रकार की वस्तु का नाम है एक्स, दूसरे प्रकार की वस्तु का नाम है वाई और तीसरे प्रकार की वस्तु का नाम है जेड। 3 प्रकार की हो गई, फर्स्ट प्रकार की एक्स, सेकंड प्रकार की वाई और थर्ड प्रकार की जेड। 3 टाइप की वस्तुएं बनाती हैं। ठीक है, फिर वो उन वस्तुओं को बनाकर 2 जगह बेचती है, ये 2 प्रकार के बाज़ारों में बेचती है। मान लीजिए एक किसी देश का बाज़ार हो, एक किसी अन्य देश का बाज़ार हो, या एक किसी अन्य राज्य का बाज़ार हो, या किसी एक अन्य राज्य का बाज़ार हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के बाज़ार हैं हमारे पास, एक फर्स्ट टाइप का बाज़ार, एक सेकंड टाइप का बाज़ार। तो एक्स प्रकार की वस्तु पहले बाज़ार में तो बेचता है 10,000 और वाई प्रकार की वस्तु पहले ही बाज़ार में बेचता है 2,000 और जेड प्रकार की बेचता है 18,000। ठीक है, यानी फर्स्ट प्रकार के बाज़ार में एक्स टाइप की 10,000, वाई टाइप की 2,000 और जेड टाइप की 18,000 ये वस्तुएं सेल करता है। ठीक है, और सेकंड टाइप के बाज़ार में एक्स प्रकार की वस्तु बेचता है 6,000, वाई प्रकार की वस्तु बेचता है 20,000 और जेड प्रकार की वस्तु बेचता है 8,000। तो ऐसे करके जो वस्तु 3 प्रकार की इस कंपनी ने बनाई है उन वस्तुओं को 2 प्रकार के बाज़ारों में उन्होंने सेल कर दिया। अब जब वहाँ सेल करेंगे, बेचेंगे तो वहाँ से कुछ इनकम मिलेगी ना मैं, तो वो टोटल इनकम क्या है ये हमसे पूछा है। टोटल इनकम क्या है दोनों बाज़ारों की अलग अलग। पहले बाज़ार में बेचा तो वहाँ से कितनी इनकम हुई, दूसरे बाज़ार में बेचा तो वहाँ से कुल कितनी इनकम हुई, ये हमको बताना है। और एक्स प्रकार की एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2.5 रुपये, यानी एक्स प्रकार की जो वस्तुएं बनाई हैं उसमें से एक वस्तु 2.5 रुपये की बिक रही है और वाई प्रकार की वस्तु एक बिक रही है 1.5 रुपये की और जेड प्रकार की जो एक वस्तु है वो बिक रही है 1 रुपये की। तो इस तरीके से ये विक्रय मूल्य दे रखा है। तो अब कह रहे हैं कि फर्स्ट बाजार से कुल कितनी इनकम होगी और सेकंड बाजार से कुल कितनी इनकम होगी वस्तुओं को बेचने पर इस संख्या में। ओके, तो निकालते हैं। देखिए यहाँ मान लेते हैं, माना ए बराबर वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ए बराबर यानी वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है उसे ए मान लेते हैं। और क्या दे रखा है, सॉरी ए बराबर हमें क्या दे रखा है 2.50 या 2.5 बोल सकते हैं इसे। ठीक है, 1.5
1.00 इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा हमें दे रखा है माना, यहाँ पर क्या देखिए, फर्स्ट प्रकार के बाजारों में बेची गई वस्तुओं की संख्या और सेकंड प्रकार के बाजारों में बेची गई वस्तुओं की संख्या। माना बेची गई वस्तुओं की संख्या, यानी माना B बराबर मान लेते हैं हम, ये आपका हो जाएगा 10,000 सॉरी 10,000, ठीक है, 2,000 और ये 18,000। और दूसरे प्रकार के बाज़ारों में बेची, ये तो हो गई हमारे फर्स्ट प्रकार के बाज़ार में। और सेकंड प्रकार के बाज़ार में 6,000, 20,000 और ये आपका 8,000। इस तरीके से हमने दो आव्यूह अलग अलग बना लिए, विक्रय मूल्य का अलग और बेची गई वस्तुओं की संख्या का अलग, ठीक है। तो अब हमें निकालना है बीजगणितीय आव्यूह द्वारा कुल आय कितनी होगी दोनों प्रकार के बाजारों में। ये तो पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात करना है प्रत्येक बाजार में कुल आय, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा देखिए क्या करेंगे, इन दोनों आव्यूह को आपस में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन दोनों में हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए बी का ए में कीजिए या ए का बी में कर दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए बी ए, तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमें दे रखी है 10,000, 20,000, 18,000, 10,000, 2,000 ही है ना, हाँ 2,000, और उसके बाद आपका दे रखा है 18,000, ठीक है। यहाँ पर 6,000, यहाँ पर 20,000 और यहाँ पर 8,000, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है 2.5 यानी 2.5 रुपये, 1.50 1.5 रुपये और 1.00 यानी 1 रुपये, इस तरीके से। और इनका कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, इसका इसमें, ठीक है। आप चाहते तो पहले इसको और बाद में इसको भी लिख सकते थे, इसको ए इसको बी भी मान सकते हैं, या कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए ये 2.50 क्या है, ये 2.5 है, 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो क्या आएगा, 2.5 ही आएगा ना, और फिर इससे इतनी जीरो लगा देंगे। यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे डायरेक्ट तो आप ऐसा कीजिए, 2.5 का मल्टीप्लाई कीजिए 10 में कीजिए, 2.5 का मल्टीप्लाई किस में कीजिए, 10 में कीजिए। तो 2.5 का अगर हम 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो ये 25 आ जाएगा, सीधा सीधा क्या आ जाएगा 25। यानी 2.5 का 10 में करेंगे तो आएगा 25, और 10 में किया है तो बाकी 3 जीरो की 3 जीरो यानी 25,000 हो गया। फिर 2.5 का करेंगे किस में, 2 में, तो 2.5 दूनी 5, ये तो होता है भाई 2.5 पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 2.5 हो गया। 2.5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2.5 दूनी 5 और जीरो की 0, सही है। यानी इसका कर रहे हैं हम इसमें, और नो मल्टीप्लाई हम मिस्टेक कर रहे हैं कहीं, देखिए सबसे पहले हम इसका कर रहे हैं इसमें, तो इसका करेंगे इसके साथ, तो इसका इसमें किया तो इतना आ गया। फिर प्लस 2 यहाँ का करेंगे इसमें, किसमें 1.5 यानी 1.5 में, और 1.5 का 2 में करेंगे, 1.5 दूनी 3 और जीरो की 3 जीरो की 3 जीरो। फिर 18,000 का करेंगे 1 में, तो कितना आएगा 18,000 ही आएगा, और ये प्लस हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया। हमने क्या किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया, तो पहले इसका इसमें किया, 2.5 का 10 में किया,
कितना आ गया 25 और 3 जीरो की 3 जीरो, फिर 2000 का किया 1.5 में तो 1.5 दूनी 3 और 3 जीरो की 3 जीरो, फिर 18,000 का ये एक ही तो है, एक में करेंगे 18,000 ही आएगा। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में कीजिए आप, तो 6 का करेंगे 2.5 में तो 2.5 तिया कितना होता है, 2.5 दूनी होता है 5, तो 2.5 तिया यानी 25 छिक्का 150 यानी कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है, और जीरो की जीरो, सही है। उसके बाद 2000 का करिए आप किस में 1.50 में, ठीक है, तो 1.5 दूनी 3 और कितना हो जाएगा ये 2 यानी 20,000 का, तो 30,000 आ जाएगा। और 8,000 का करेंगे 8,000 में तो ये आपका आ जाएगा 8,000 का 8,000, ठीक है। अब इनको हम कर लेते हैं ऐड, ओके, एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। सही है, 25 छिक्का 150 15 ही आएगा। अब इसको ऐड कीजिए, ठीक है, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ऐड करेंगे, देखिए 25,000 और 3,000 कितना हो गया आपका 28,000, 28,000 और प्लस 18,000 यानी 38, और ये आपका हो गया 25 और 3 28, 28,000 38,000 और 8, 38 और 8 कितने होते हैं प्यारे, ये हो गए 2 और ये 6 46,000, ठीक है। उसका ऐसे जोड़िए आप, 15,000 ये हो गया और 30,000 ये हो गया 45,000 और 8,000 ये हो गया, यानी 8 45 और 8 कितने हो गया आपके ये 53,000, ठीक है। ये इस प्रक्रिया, तो ये आपकी आ गई फर्स्ट प्रकार के बाज़ार में कुल इनकम, और ये आ गई आपकी सेकंड प्रकार के बाज़ार में कुल इनकम, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया, इतने इतने रुपए। क्या लिखेंगे, अतः फर्स्ट प्रकार के बाजार में कुल आय, कुल वार्षिक आय बराबर 46,000, ठीक है, रुपए। और सेकंड प्रकार के बाजार में कुल वार्षिक आय बराबर, ये क्या लिखा है 5,000, नहीं गलत जुड़ा है क्या, ये गलत जुड़ गया, 30 और 5 45 और 8 आपका होगा 53,000, ये ठीक है 53,000 रुपये। इस तरीके से ये आपका आ गया। एक बार इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। हम्म 46,000 और 53,000, 46,000 और 53,000, ठीक है, सही है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़। अब देखिए, हमने माना वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है इसको हमने एक आप भी बना लिया। विक्रय मूल्य क्या बना लिया, एक आप भी। और जो हमारी बाजार में फर्स्ट प्रकार के बाजार में और सेकंड प्रकार के बाजारों में बेची वस्तुओं की जो संख्या थी उसको बना लिया हमने दूसरा आप भी, ठीक है। और इन दोनों का आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में ये आ गया, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में ये आ गया, इनको ऐड करके ये आ गया। तो फर्स्ट ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रकार के बाजार में कुल इनकम, ये होगी हमारी सेकंड प्रकार के बाजार में कुल इनकम। तो फर्स्ट प्रकार के बाजार में आई हमारी 46,000 और सेकंड प्रकार के बाजार में आई हमारी 53,000, ठीक है। इस तरीके से पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसके बाद हम सेकेंड पार्ट पर, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, इतने को तो आप हटा ही दीजिए ये चीज़। सेकंड प्रकार के पार्ट को पहले पढ़ लीजिए, उसमें क्या पूछा है। देखिए इसमें कहा है कि यदि उपर्युक्त तीनों वस्तु, बी पार्ट है इसका, यदि उपर्युक्त तीनों वस्तुओं की इकाई की लागत 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे हो तो कुल लाभ बताना है। यानी अब के क्या कहा है, अब के हम ये कहा है कि एक्स प्रकार की अगर एक वस्तु को बनाए तो उसकी जो लागत है, लागत बोल सकते हैं हम उसे, या क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, बात एक ही है लागत। तो उसमें एक वस्तु में लागत आती है 2 रुपये एक्स प्रकार की में, और वाई प्रकार की में आती है लागत 1 रुपये, और जेड प्रकार की एक वस्तु बनाने में लागत आती है 50 पैसे। तो कुल लाभ बताना है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है।
तो हमें यहाँ क्या करना है, देखिए लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाभ निकालने के लिए हमें लाभ बराबर फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले लाभ बराबर क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत, लागत बोल सकते हैं हम लागत मूल्य, या हम बोल सकते हैं इसे क्रय मूल्य। और खरीदें तो क्रय मूल्य, और खुद बना रहे हैं तो लग रहा है जो उसमें वो लागत मूल्य। ये फॉर्मूला होता है लाभ बराबर। देखिए अगर हमें लाभ निकालना है तो पहले लाभ की भी हमें एक आव्यूह बनानी पड़ेगी, और लाभ का आव्यूह कैसे निकलेगा, लाभ वाली टेबल कैसे निकलेगी, ये जो चीज़ है ये बिक्री मूल्य वाली टेबल है, और हमें एक दे रखा है लागत मूल्य, वहाँ से एक टेबल हमें आव्यूह बनानी पड़ेगी लागत मूल्य की, और विक्रय मूल्य के आव्यूह में से लागत मूल्य का आव्यूह घटा के जो आव्यूह प्राप्त होगा वो हमारा होगा लाभ का आव्यूह प्राप्त होगा, लाभ का आव्यूह प्राप्त होगा वहाँ से। फिर लाभ के आव्यूह जो हमें प्राप्त होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इन वस्तुओं की संख्या के आव्यूह से, तो हमारा क्या आ जाएगा, कुल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं बी पॉइंट में, ये हमारा था ए पॉइंट, अब हमारा चलेगा बी पॉइंट। ये सब ऐसे ही रहने देना है आपको, ठीक है। उससे लिए पहले ये चीज़ आप हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हमें जो दिया है बी पॉइंट में, जो हमको दिया है, क्या दिया है कि प्रत्येक इकाई की लागत x प्रकार की वस्तु की लागत हमको दे रखी है बराबर 2 रुपये, 2.00 रुपये यानी 2 रुपये, ठीक है। और y प्रकार की वस्तु की लागत दे रखी है 1 रुपये, y प्रकार की वस्तु की लागत 1 रुपये, ठीक है। और z प्रकार की वस्तु की लागत हमको दे रखी है 50 पैसे। 50 पैसे को हम 1/2 यानी आधा रुपया भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से टेबल बनाएंगे, सही है। तो यहाँ लिखेंगे माना लागत मूल्य की आव्यूह, लागत मूल्य की आव्यूह, यहाँ पर आव्यूह हम बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये तो ए है, ये बी है, से सी बना लें। सी बराबर लागत मूल्य की आव्यूह क्या है, देखिए लागत मूल्य एक तो आ रहा है आपका 2.00, दूसरा आ रहा है आपका 1.00, और थर्ड आ रहा है आपका 50 पैसे यानी 1/2। ये भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 या 50 पैसे, ठीक है, कैसे भी आप कर लीजिए। तो अब क्या करना है, हमें निकालना है लाभ की आव्यूह, ठीक है। क्या निकालेंगे, लाभ आव्यूह बराबर, देखिए लाभ का आव्यूह चाहिए हमें, लाभ का मैट्रिक्स चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, लाभ का मैट्रिक्स निकालने के लिए विक्रय मूल्य के मैट्रिक्स से लागत मूल्य का मैट्रिक्स क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, सही है भाई। लाभ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। तो बस लाभ का अगर मैट्रिक्स चाहिए तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का मैट्रिक्स माइनस लागत मूल्य का मैट्रिक्स। तो विक्रय मूल्य का मैट्रिक्स क्या है, यहाँ से ये रहा, सही है, यानी ए। यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य का आव्यूह माइनस लागत मूल्य का आव्यूह, लागत मूल्य का आव्यूह। तो विक्रय मूल्य का आव्यूह ये मान लीजिए, लागत आव्यूह हम मान लेते हैं अपनी तरफ से डी। तो डी बराबर विक्रय मूल्य का आव्यूह बताइए कितना है, ये रहा ए, यानी ये आपको दे रखा है 2.50, 1.50 और ये 1.00 में से माइनस करना है किसको, 2.00, 1.00 और 1/2 को, ठीक है। तो देखिए दो आव्यूह आपस में कब घटते हैं, जब उनके क्रम समान होते हैं। देखिए घटाएंगे, 2.5 में से घटाएंगे 2 को तो 0.5 बचेगा,
2.5 में से घटाएंगे 2 को तो क्या बचेगा 0.5, 1.5 में से घटाएंगे 1 को तो यहाँ भी 0.5 और 1 में से घटाएंगे आधे को तो यहाँ भी 0.5। 0.5 मतलब ये भी आधा आधा हो गया, या इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं 1/2, 1/2, 1/2। ये तो पैसे हो गए 0.5 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे। अगर इनको रुपए में बदला तो 1/2 रुपये, 1/2 रुपये, 1/2 रुपये। ये क्या आ गई हमारे पास आव्यूह, ये आ गई लाभ की आव्यूह। अब हमें चाहिए लाभ, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये तो हमें दे रखा है लाभ, और हमें किन वस्तुओं पर निकालना है? ये जो हमने बाजारों में बेची हैं इन वस्तुओं पर हमें लाभ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए लिखेंगे दोनों प्रकार के बाजारों का कुल लाभ बराबर, दोनों प्रकार के बाजारों का कुल लाभ बराबर। तो क्या करना पड़ेगा? इस लाभ के मूल्य में, यानी 1/2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किससे? इससे, यानी इसकी टेबल से। इसकी टेबल कौन सी है? ये रही 10,000, 2,000। यहाँ पर थोड़ा जगह का शॉर्टेज है, नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। यानी ये तो आप भी दे रखा है आपको D, और यह आप भी आपको दे रखा है B, DB। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे? D की वैल्यू लगाइए आप 1/2, 1/2, ठीक है। और बाजार वाले की वस्तुओं की आ गई आपकी 10,000, फिर यहाँ से 2,000, फिर यहाँ से 18,000, ठीक है, फिर यहाँ से 6,000, और ये 20,000, और ये 8,000, ठीक है। इस तरीके से अब आपको करना है। DB कर दो या BD कर दो, बात तो एक ही है। इसका पहले इसमें होगा, सही है, फिर इसी का इसमें होगा, फिर इसी का इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा। नहीं, उल्टा कर दिया हमने मल्टीप्लाई, इसको सीधा कीजिए। मल्टीप्लाई इस तरीके से नहीं, ये होगा उल्टा, यानी इसमें होगा BD कीजिए। इसको क्या करना पड़ेगा? ये BD। तो B की वैल्यू तो ये आ गई, D की वैल्यू क्या है? 1/2, 1/2, 1/2। अब देखिए, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के लिए क्या है? मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका सेकंड और इसका फर्स्ट इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो देखिए करेंगे तो 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे आधे में, यानी 1/2 में कितना आएगा? 5,000 आ जाएगा। आ जाएगा 5,000। 2,000 का करेंगे आधे में तो कितना आएगा? 1,000। और 18,000 का करेंगे आधे में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा आपका? 9,000। फिर इसका इसमें 6,000 का आधे में करेंगे 3,000, प्लस 20,000 का करेंगे आधे में 10,000, और 8,000 करेंगे तो आधे में कितना हो जाएगा आपका? 4,000। इस तरीके से। तो क्या आ गया आपका? 5,000 और आपका ये 1,000, 6,000 और 9,000 कितना हो गया? तो 5 और 1 6 और 9 कितना हो गया? 15,000। यहाँ ले देता हूँ मैं 15,000, और ये 3,000 और 10,000 13,000 और 4,000 17,000। इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट प्रकार के बाजार में जो लाभ हुआ, फर्स्ट प्रकार के बाजार में जो लाभ हुआ वो हुआ 15,000 का, और सेकंड प्रकार के जो बाजार में लाभ हुआ वो हुआ 17,000 का, ठीक है। ये फर्स्ट प्रकार के बाजार का लाभ, फर्स्ट बाजार का लाभ बराबर 15,000, सेकंड बाजार का लाभ बराबर 17,000, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। देखिए, बी पार्ट में कुछ नहीं करना था, हमें लाभ पूछा था, तो लाभ के लिए हमें चाहिए लाभ का आव्यूह। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विक्रय मूल्य के आव्यूह से लागत मूल्य का आव्यूह घटाना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य का आव्यूह क्या था? ये लागत मूल्य हमें दे रखा है, हमने लागत मूल्य का आव्यूह बना लिया। अब इसमें से इसको घटा के ये क्या आ गया हमारा? घटाने के पश्चात आ गया हमारा लाभ का आव्यूह। अब लाभ चाहिए, तो बाजार में जितनी वस्तु बेची हैं उन वस्तुओं की संख्या के आव्यूह से, इनके लाभ के आव्यूह में क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई ये आ गया, जोड़ने पे आ गया इतना। तो फर्स्ट प्रकार के बाजार में जो लाभ हुआ वो हुआ आपका 15,000, और सेकंड प्रकार के जो बाजार में आपका लाभ हुआ वो हुआ आपका 17,000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन पूरी तरह
समाप्त हो गया। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ग्यारहवां सवाल देखिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी था इसके लिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। इसमें कहा है आव्यूह x ज्ञात कीजिए। आव्यूह x ज्ञात करना है, एक आव्यूह यदि x इंटू एक मैट्रिक्स दे रखा है 3/2 का, 2/3 का, और बराबर एक और मैट्रिक्स दे रखा है, ये है आपका 2/3 का, तो x आव्यूह निकालना है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें दिया क्या है वो देख लेते हैं। 11 दिया है हमें x, और ये आव्यूह दे रखा है हमें एक x इंटू 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बराबर b आव्यूह आपको दे रखा है -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है, ये है। तो देखिए इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन को समझिए आप। इसमें कहा है ज्ञात करना है हमें आव्यूह x को, ठीक है, यानी हमें ये एक आव्यूह x ज्ञात करना है और दिया है x इंटू ये आव्यूह बराबर ये आव्यूह। तो ये आव्यूह x हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस x आव्यूह को मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेते हैं। माना आव्यूह x बराबर, माना आव्यूह x बराबर ABCD, ये हमने एक आव्यूह मान लिया। अब ABCD के मान हमें निकालने हैं। ABCD के मान आ जाएंगे तो यहीं लगा देंगे, आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमने ये क्यों माना, 2/2 का क्यों माना, तो देखिए जब हम इसका इस वैल्यू को, इस x के आव्यूह को यहाँ उठा के लगाएंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होना कब संभव है, जब ये और ये आपस में कैसे हो, बराबर, यानी इसका सेकंड और इसका फर्स्ट क्या होना चाहिए, समान, यानी इसकी कॉलम की संख्या, कॉलम कितने हैं इसमें 2, इसकी रो की संख्या 2, आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो बराबर है। अब देखिए निकालते हैं, तो यहाँ लगाइए आप x, ये क्या लगाएंगे हम, ABCD हमने माना है, और ये 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो कैसे होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में a का 1 में करेंगे a, b का 4 में करेंगे +4b, इसका इसमें a का 2 में 2, b का 5 में +5b, ठीक है, इसका थर्ड में a का 3 में 3a प्लस b का 6 में 6b, ओके। फिर इसका इसमें c का 1 में c प्लस d का 4 में 4d, इसका सेकंड कॉलम में तो c का 2 में 2c प्लस 5d, इसका इसमें c का 3 में 3c प्लस 6d, ये क्या हो गया आपका, अभी हो गया बराबर -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी रो हैं, 2, इसमें कितनी रो हैं, 2, इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3, इसमें 1 2 3, तो ये दोनों आव्यूह कैसे हैं, आपस में समान आव्यूह हैं। तो अब तुलना कीजिए, आप क्या कीजिए, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर देखिए a + 4b बराबर हो जाएगा -7 के, तो a + 4b बराबर -7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसका देखिए 2 + 5b, 2 + 5b, ये 2 ही आ गया क्या, चेक कर लीजिए एक बार। हाँ हमने किया था इसका इसमें, तो a का 1 में a और ये 4b, फिर इसका इसमें किया तो a का 2 में किया तो 2a आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये 2a आएगा।
और ये 5b। अब ठीक है, ठीक है। अब देखिए 2a प्लस 5b किसके बराबर हो जाएगा, -8 के। 2a प्लस 5b बराबर -8, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। उसके बाद कंपेयर कीजिए आप, देखिए a, अब c प्लस 4d किसके बराबर होगा, 2 के, यानी c प्लस 4d बराबर होगा किसके, 2 के। इक्वेशन नंबर थर्ड बना लीजिए। और 2c प्लस 5d बराबर होगा 4 के, 2c प्लस 5d बराबर होगा 4 के, इक्वेशन नंबर फोर्थ। बस इतनी रही है, क्योंकि बाकियों की हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए हमें क्या चाहिए था, ए बी में हमें एक 2 समीकरण चाहिए थी, तो ए बी में हमें यहाँ से 2 समीकरण मिल गई। सी डी में हमें 2 समीकरण चाहिए थी, सी डी में हमें यहाँ से 2 समीकरण मिल गई। अब इनको सॉल्व करके ए बी सी डी के मान आ जाएंगे। कैसे, देखिए हम इन दोनों समीकरण को करेंगे, या तो विलोपन से कर लीजिए या प्रतिस्थापन से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए। तो विलोपन से कर लेते हैं, चलो सही है, या प्रतिस्थापन से कर लीजिए, कैसे भी आप कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 2a से यहाँ पे अगर यहाँ 2a बन जाए और यहाँ 2a है तो घटाने पे कट जाएगा। तो यहाँ 2a बनाने के लिए क्या करें, हम 2 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में, यानी क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 में देखिए 2 से गुणा कीजिए आप, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे a में तो क्या हो जाएगा 2a, 2 से मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8b बराबर 2 से मल्टीप्लाई -7 में करेगा तो -14। यहाँ इसको घटाइए आप, तो 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा, घटाने पर साइन चेंज होते हैं, यानी ये माइनस और ये माइनस का तो प्लस, ये तो कट गए। 8b में से 5b गया, कितना बचता है आपका 3b, और ये -14 से +8 गया, कितना बचा -6, तो 3 2 जा 6, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, अब इस b के मान को उठा के फर्स्ट में या सेकंड इक्वेशन में लगा दीजिए। ठीक है, तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में लगाइए, b की जगह -2, तो a प्लस 4b है, a प्लस 4 इंटू b की जगह क्या लगाने वाले हैं -2 इज इक्वल टू -7। तो ये हो जाएगा a 4 2 जा -8 इज इक्वल टू -7, तो उधर भेजेंगे तो a इज इक्वल टू -7 + 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। तो a का मान आ गया और b का मान आ गया। अब इसी प्रकार इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ 2c है, यहाँ भी 2 बनाना है, तो यहाँ भी क्या करेंगे 2 से गुणा कर दें, यानी यहाँ भी हम यही लिखेंगे कि समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 को घटाने पर। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2c प्लस 8d बराबर 4, और ये इसे घटाएंगे 2c प्लस 5d बराबर 4। तो घटाएंगे तो क्या होगा माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 8 से 5 गया 3d, और यहाँ 4 से 4 गया 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, पुट इन इन्हीं में से किसी में पुट कर दीजिए, थर्ड में कर देते हैं मान लीजिए, तो c प्लस 4 इंटू डी की जगह 0 बराबर 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। ठीक है, तो ए बी सी डी के मान आ गए। अब मूल आप भी पूछा था, अतः मूल अभिव्यु x बराबर a की जगह देखिए मूल अभिव्यु क्या माना था हमने, ए बी सी डी माना था, तो ए बी सी डी, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, और b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू 2, और d की वैल्यू 0 आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये आपका 11 नंबर फिनिश हो गया। सबसे पहले देखिए x अभिव्यु ये बराबर ये था, तो हमने x अभिव्यु को माना ये, यहाँ x आ गया, x अभिव्यु का मान लगा दिया, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया और ये एज इट इज़। फिर कंपेयर किया, इससे कंपेयर इसका किया एक समीकरण, इससे कंपेयर इसका किया दूसरी समीकरण, इससे कंपेयर इसका किया तीसरी समीकरण, इससे कंपेयर इसका किया चौथी समीकरण। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दिया, किसका मान आ गया b का, और b का मान पुनः हमने किस में रख दिया फर्स्ट में, a का मान आ गया। फिर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दिया, घटाने पे क्या हुआ d का मान आ गया 0, d का मान थर्ड में रख दिया तो c का मान आ गया 2, और a b c d का मान a b c d की जगह हमने लगा दिए। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद
आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 12 क्वेश्चन है आपका, ये इस टाइप के प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। इसी विविध प्रश्नावली में मैंने शुरू के 3 प्रश्न आपको कराए थे, और वो कराए थे आपको मैंने गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो ये प्रश्न भी गणितीय आगमन सिद्धांत से होने वाला है। देखिए क्या क्वेश्चन है, पहले उसे समझिए। यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि, यानी ए तथा बी दे रखे हैं हमें, ये समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं, और ये किस प्रकार हैं, ये इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए, यानी ए बी बराबर है बी ए के। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए ए बी का ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन ए। इसके अतिरिक्त यह भी सिद्ध कीजिए कि एन बिलोंग्स टू प्रत्येक कैपिटल एन के लिए ए बी का होल एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। यानी प्रश्न क्या है, बात को समझिए। देखिए ए और बी दो आव्यूह दे रखे हैं हमें, ठीक है, और समान क्रम के वर्ग आव्यूह हैं ये, और इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए, यानी दिया है क्वेश्चन नंबर 12, ए व बी समान क्रम के वर्ग आव्यूह है। ठीक है, ए व बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए, ये चीज़ हमको दे रखी है। इसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, सही है, या फिर मत बनाइए, वहीं लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या दिया है, और हमें सिद्ध करना है 2 पॉइंट, इस सवाल के अंदर लगभग 2 पॉइंट से बन रहे हैं। तो हम पहले पॉइंट को देखते हैं। पहले हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी का इनवर्स ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन ए, ये सिद्ध करना है हमको। तो देखिए पहले इस बात को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी बात को भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से, इसे डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गणितीय आगमन सिद्धांत से। सबसे पहले क्या स्टेप होती है हमारी, स्टेप फर्स्ट, क्या, n इज इक्वल टू 1 रखने पर समीकरण 1 में। ठीक है, तो लगाइए। देखिए यहाँ पर लगाएंगे हम a b की पावर 1, n की जगह लगाने वाले हैं 1 बराबर b की पावर 1 a। अब ये जो ए बी बराबर क्या हो गया, बी ए, और हमें दिया था कि ए बी बराबर क्या है, बी ए, तो बी ए की जगह ए बी लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ए बी। अतः n बराबर 1 के लिए क्या हो गया, कथन सत्य है। ठीक है, अब स्टेप सेकंड क्या थी, n इज इक्वल टू के रखने पर समीकरण 1 में। तो लगाइए यहाँ पर, तो ये ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के ए, इसे डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 2, या रहने दीजिए, स्टेप सेकंड से है, सही है। ये पॉइंट हमें आगे यूज करना पड़ेगा। अब स्टेप थर्ड क्या थी, n इज इक्वल टू के, यहाँ लिख दीजिए n बराबर के लिए माना कथन सत्य है। ठीक है, अब n बराबर k प्लस 1 रखने पर, यही 3 स्टेप तो हम करते हैं बार बार यूज, यही कर रहे हैं हम। अब लगाइए समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा आपका a b की पावर k प्लस 1 बराबर b की पावर k प्लस 1 a। ठीक है, अब यहाँ से हम LHS ले लेंगे, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, LHS लेने पर, तो LHS क्या है हमारी, a b की पावर k प्लस 1, इसे ब्रेक कर लीजिए। तो a b की पावर k प्लस 1 को क्या लिखेंगे, b की पावर k इंटू b की पावर 1, सही है, b की पावर k इंटू b की पावर 1। अब देखिए स्टेप सेकंड से, a b की पावर k का मान क्या है, b की पावर k a। स्टेप सेकंड से, या इसको आप इक्वेशन बना ही लीजिए, इक्वेशन नंबर लिख दीजिए आप, फर्स्ट बना लिया या सेकंड, स्टेप सेकंड से या इक्वेशन सेकंड से, देखिए a b की पावर k का मान क्या है, b की पावर k a, तो यहाँ भी a b की पावर k की जगह हम क्या लगा देंगे,
बी की पावर के ए और इंटू बी, सही है। और यही हमारी RHS। अभी नहीं, इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। अब देखिए इसको हमने ब्रेक कर लिया, ए बी की पावर, सही है। अब देखिए यहाँ पे देखिए b की पावर, इसको हम ले सकते हैं b की पावर के इंटू बी ए। यहाँ पे देखिए b की पावर ये हो जाएगा k प्लस 1, क्योंकि आधा समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और इंटू ए। ये है हमारी RHS, ठीक है। हमने क्या किया, b की पावर 1 है, इसको इसके साथ जोड़ दिया, क्योंकि गुणा में आधा समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ के लिख दिया, b की पावर k प्लस 1 और a का a। यही हमारी क्या है, RHS। अतः n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए कथन सत्य है, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला पार्ट समाप्त, जो इसमें पहली बात हमसे पूछी थी, प्रूफ कराया था कि a b की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n a। वही 3 स्टेप जो हम पीछे के शुरू के 3 सालों में हमने किया है। अब दूसरी चीज़ में क्या पूछा है, इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए ए बी की पावर होल n बराबर a की पावर n b की पावर n। देखिए ये भी गणितीय आगमन सिद्धांत से ही प्रूफ होगा, सेकंड पॉइंट। यानी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सिद्ध हमको क्या करना है, यहाँ पे a b की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n a की पावर n, यही तो है, यही है, ठीक है। तो ये भी गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूफ कर दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट लिख दीजिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन से। तो स्टेप फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 रखने पर 1 लगाइए, तो a b की पावर 1 इज इक्वल टू b की पावर 1 a की पावर 1। और इसकी वैल्यू क्या है, ba की वैल्यू हमें दी थी, ba बराबर ab, तो ba की जगह क्या लगा देंगे, ab। तो ab बराबर क्या हो जाएगा, ab। अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, ठीक है। वही चीज़, सब कुछ वही होने वाला, कुछ नया चेंज नहीं हो रहा। स्टेप सेकंड, n इज इक्वल टू के रखने पर लगाइए n इज इक्वल टू के यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, a b की पावर k बराबर b की पावर k a की पावर k, ठीक है। यहाँ मान लेंगे, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, ये हमने यहाँ पर मान लिया। अब स्टेप थर्ड, तो स्टेप थर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें यहाँ से साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जगह का शॉर्टेज है, ठीक है। तो यहाँ से हटा दें, ये चीज़ को हटा देते हैं, इधर से भी हटा देते हैं। इसको ध्यान रखना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे, ये वाली चीज़ की, ठीक है। ये चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा, इसलिए हमने बचा लिया है इसको। चलिए, तो अब आगे देखिए स्टेप थर्ड करेंगे हमें यहाँ से, इसी सब हटा दीजिए आप, सही है। ये भी हटा दीजिए चाहें तो आप, ये रख लीजिए, चलो। इसके बाद बेटा ये आपका यहाँ से आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो स्टेप थर्ड क्या कह रहा है, देखिए स्टेप थर्ड में क्या करते हैं हम, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, ठीक है। तो लगाइए यहाँ पर, तो a b की पावर k प्लस 1 बराबर b की पावर k प्लस 1 और a की पावर k प्लस 1। अब यहाँ से ले लेते हैं हम LHS लेने पर, तो देखिए इसको लीजिए, a b की पावर k प्लस 1, तो इसे हम क्या लिखेंगे, a की पावर k प्लस 1 और a b की पावर k प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करके लिख लीजिए, a b की पावर k, a b की पावर k इंटू a b, ठीक है, a b की पावर k इंटू a b। अब देखिए a b किसके बराबर था, हमें दिया है b a के बराबर, तो यहाँ लगा दीजिए, दिया है गिवन a b बराबर b a,
तो इस ए बी की जगह क्या लगा देंगे हम, बी ए लगा देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए बी की पावर के बराबर बी ए हो गया ये, सही है। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, यानी ये हो जाएगा हमारा ए की पावर के और ये बी की पावर के इंटू बी ए। अब इन दोनों को हम एक जगह ले लें तो ये क्या हो जाएगा, बी की पावर इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा बी की पावर के, ए की पावर के इंटू बी की पावर के, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे ए की पावर के इंटू बी की पावर के इंटू बी इंटू ए। तो देखिए ये चीज़ बराबर क्या दे रखा है हमें, ए बी की पावर के बराबर क्या दे रखा है, बी की पावर के ए, ये तो हमें दे रखा है, सही है। ए बी की पावर के बराबर, यानी इसकी जगह पर और इसकी जगह पर, यानी हम इसे लिख लेंगे बी की पावर के ए और इन दोनों को एक जगह लिख लीजिए, ए की पावर के बी। तो इसकी वैल्यू क्या है, हमको प्रूफ में क्या लाना है, हमको प्रूफ में लाना है ये चीज़ बी की पावर के प्लस 1 ए की पावर के प्लस 1, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, यहाँ से बी की पावर के ए की जगह पर ये चीज़ लगा देंगे ए बी की पावर के, यानी फ्रॉम सेकेंड। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, अब इसे हटा दीजिए, सही है। समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं, बी की पावर के ए, बी की पावर के ए की जगह पर ए बी की पावर के लगा रहे हैं। तो क्या लगा रहे हैं, ए बी की पावर के इसकी जगह पे और इनटू ए की पावर के बी। अब देखिए एक जगह ले लीजिए इनको, एक जगह इनको ले लीजिए, बी की पावर के और बी की पावर 1। तो बी की पावर क्या हो गया, के प्लस 1, ए की पावर 1 और ए की पावर के, तो ए की पावर क्या हो गया, के प्लस 1 और यही हमारी क्या आ गई, आर एच एस, ठीक है। गुणा में आधा समान होने पे घातें जुड़ गई, ए की पावर के और 1, ए की पावर के प्लस 1, बी की पावर के और बी की पावर 1, तो बी की पावर के प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 यानी 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया, ठीक।